हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस 3 का पेपर। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा उम्दा पेपर, बहुत ही ज़्यादा धांसू पेपर बनाया। ना केवल आज की चीज़ें बल्कि 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल पुरानी चीज़ें उठा उठा के पटक पटक के पूछा यूपीएससी ने। और अगर आपने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा तो हो सकता है कि आपको 3 या 4 क्वेश्चन कठिन लगे। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कठिन थे। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल कठिन थे, जो कि मतलब अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको आपके अंदर मादा चाहिए जिसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें भी थी, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो तो आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं बोलूंगा, इसको मत सोचना कठिन है। ये एक्चुअली में 2015 के पहले और 2015 के बाद जो जीडीपी को कैलकुलेट करने की स्ट्रेटजी है में चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कि क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि 2015 के पहले जो जीडीपी था वो मतलब वैल्यू एडेड के बेसिस पे नहीं होता था। 2015 के बाद से जीवीए मेथडोलॉजी बन गई, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसमें प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज, मतलब वहाँ क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कैलकुलेशन करते हैं। कुछ प्रोडक्शन सब्सिडीज को ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्शन टैक्सेस को फिर ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से फिर हम फाइनल एक कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो कि 2015 के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे। और ये अगर आपको पता नहीं है तो ये मैं आप सबको पता है, जैसे रिवीजन सीरीज जिन्होंने भी ज्वाइन की थी लास्ट ईयर या उसके पहले साल, तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ करता था कि जीडीपी तो मैं बताता हूँ आप लोगों के कैलकुलेशन में कैसे चेंज होता है। तो ये आपसे सवाल पूछ लिया, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा सवाल भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ये जो मतलब इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक सवाल है, जो कहीं पे भी आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ेंगे तो ये बेसिक आप पढ़ेंगे कि रेवेन्यू बजट में और आपके कैपिटल बजट में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली बात है, जैसे इसमें टैक्सेस और ये सारी चीज़ें आती हैं। कैपिटल बजट में आपका जो बोरोइंग वाला पार्ट है वो आता है। कुल मिलाकर के आपको रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए थे कि किसमें रेवेन्यू रिसीट्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, टैक्सेस होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। कैपिटल वाले में हमको पता है कि बोरोइंग्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, डेफिनेटली ये टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा सवाल है, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अगेन ये सवाल कैसा था? आसान सवाल था। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स टॉपिक से ये सवाल आया है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या होता है, जैसे सीलिंग लगा दी गई थी। सीलिंग लगा दी गई थी मतलब आपको एक टॉप लिमिट दे दी गई थी कि इससे ज़्यादा लैंड आप अपने पास नहीं रख सकते हो। उसका बेनिफिट कैसे हुआ कि उसका बेनिफिट ये हुआ कि लैंड जो था वो थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चीज़ें हुई थी, ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे इसमें। तो दिस वॉज अगेन नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट वॉज ईजी क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्टली टॉपिक से पूछा गया है, इसमें कुछ भी घुमाव फिराव नहीं किया गया है यूपीएससी द्वारा। चौथा सवाल भी आसान सवाल है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो इरिगेशन किस तरीके से इंडिया की वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल दे सकते थे पंजाब का, तमिलनाडु का, जहां पे एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा पानी ये लोग खर्च करते हैं कि मतलब वाटर गशिंग प्लांट्स लगते हैं यहाँ पे। एक तो राइस और इन सब चीज़ों को लगाते हैं यहाँ पे, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे वेस्ट होता है, जिससे वाटर टेबल नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर की समस्या आती है। तो माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? माइक्रो इरिगेशन में आप प्रधानमंत्री ये कृषि सिंचाई योजना करके एक योजना है, उसके बारे में लिख देते हैं, है ना। हर खेत को पानी, जिसमें कम में ज़्यादा मिलता है, मतलब कम पानी डालना पड़ता है, टारगेटेड होता है, और इसलिए इन सब चीज़ों से का बेनिफिट होता है, वाटर क्राइसिस को दूर कर सकता है। अगला सवाल, अब देखो ये रोज हम डिस्कस करते थे, S-400 किस तरीके से सबसे अधिक सुपीरियर है। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने बहुत सारे पॉइंट नहीं दिए थे, मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि इसमें आपको 10 पॉइंट मैंने नहीं दिए थे, लेकिन 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था कि इसकी रेंज ज़्यादा है, S-400 की रेंज जो है वो किसी भी दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम उससे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इसकी जो हाइट है, जो जिस हाइट पे एक्ट करता है, वो भी इसकी दूसरे सिस्टम से ज़्यादा है। मतलब ये दोनों इसके टेक्निकल ही एडवांटेजेस हैं, एक तो रेंज वाला और दूसरा हाइट एल्टीट्यूड वाला जो एडवांटेज है, वो काफ़ी बड़े एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा भी कुछ और होंगे लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये 2 तो ऑब्वियस सी बात है लिखता ज़रूर, और उसमें हो सकता है 3 या 4 या 5 नंबर यूपीएससी दे देता। अगर यूपीएससी को यही दोनों चाहिए होते तो वो 7-8 भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे विल गिव ओनली 4 या 5 मार्क्स। मुझे 2 ही पता है, आप लोग को और पता हो तो आप जरूर बता सकते हैं। तो ये अपन हमेशा ज़्यादातर S-400 को याद करेंगे तो रशिया के नाम से याद करेंगे। दूसरी चीज़ें, टेक्निकल सुपीरियरिटी, मैंने आपको केवल 2 चीज़ें बताई, इसकी रेंज ज़्यादा है, हाँ एक इसका ये भी टारगेट ज़्यादा अच्छे से ये मतलब टारगेट के साथ इंगेज करता है। 3 आप लिख सकते थे, तो 3 लिखते तो मेरे हिसाब से आप यूपीएससी आपको ऑलरेडी 6 नंबर या 7 नंबर दे देता। 10 में ये बहुत ज़्यादा नंबर है ना, कम नहीं है।
तो दैट इज अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आप नवंबर का न्यूज एनालिसिस अगर आपने देखा हो मेरा, या टेम्स आईएएस की नोट्स ही पढ़े हो, तो आपको मिल जाएगा वन सन वन। ये क्वेश्चन एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, उसने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लिख दिया। मैंने आपको बताया था ये चीज कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ड, वन सन वन ग्रिड, वन ग्रिड वन सन वन वर्ड है, ठीक है ना। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ये है इसका फुल फॉर्म, है ना। तो यही तो मैंने आपको पढ़ाया था। और इसकी सबसे पहली बात 2018 में की गई थी, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला समिट था, तभी इसकी बात की गई थी। आईएसए के टाइम पे ही जो उसका पहला समिट था 18 में, तभी इसको बनाने की बात कर ली गई थी। वन नेशन वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, वो सोग बोलते हैं इसको, है ना। और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। और COP26 में इसको घोषणा की गई है। तो क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किस तरीके से कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा। जो एनर्जी रिच कंट्रीज हैं वो एनर्जी जो कम रहेगी जिनके पास, उनको ट्रांसफर करेंगे, ग्रिड फॉर्मेशन करेंगे, ना। ये सारी चीजें आपको लिखनी थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जरूर है लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली उसने पूछ लिया कि एयर क्वालिटी गाइडलाइंस इस साल की पहले बताओ जो रिवाइज हुई है, और जो 2005 की थी उसमें किस तरीके से चेंजेस हैं। तो ये बेसिकली आप इसको मार्क कर सकते हो कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो हो सकता है कि आपका ब्लैंक भी चला जाएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा आपके पास अगर नहीं कंटेंट तो आपका ब्लैंक जाएगा। तो चल ठीक है, 10 नंबर आप इसमें कर लो कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, या एज इट इज़ याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो कि बिल्कुल आपको आता है तो आता, नहीं आता बिल्कुल नहीं आता। अगला सवाल, डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक। अब इसमें आप सबसे पहले तो एक वो जोन वाला मैप है, एनसीईआरटी का मैप है, कि इंडिया को जब 5 जोन्स हैं, अर्थक्वेक की जोन्स हैं, उसमें आप वो लिख सकते थे इसमें सबसे पहला पॉइंट, है ना। और मेजर जो डिजास्टर्स कॉज हुए अर्थक्वेक के द्वारा, उसका एग्जाम्पल लिखना है पिछले 3 डिकेड, कहते हैं 30 सालों का लिखना है। तो आपको इसमें कच्छ और भुज वाला एग्जाम्पल लिखना था, लातूर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इसमें रिसेंटली जो नेपाल का हुआ है वो लिख सकते हैं आप। इसमें रिसेंटली जो उत्तराखंड में आया था वो लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे इसमें इवेंट्स आ जाएंगे। अगला सवाल है, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। किस तरीके से टेक्नोलॉजी और किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी है। तो ऑब्वियस याद है, जैसे ग्लोबलाइजेशन में आप सबसे अच्छा पॉइंट ये हवाला वाला डाल सकते हो, कि हवाला के माध्यम से जो फॉरेन कंट्रीज के थ्रू ये पैसा आता है ना, हवाला भी एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ही है। तो हवाला का एग्जाम्पल डाल सकते हो। देन टेक्नोलॉजी में आप डाल सकते हो जो साइबर, क्रिप्टो करेंसी और ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा है ना। क्रिप्टो करेंसी का यूज भी बहुत ज्यादा होता है, और ये भी काफी ज्यादा करते हैं ना। अब आपका अगला है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि FATF का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। SFIO, इंडिया में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है ना। और आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं इन सबको देखने के लिए SFIO बॉडी है। ED जो है, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इन सबको टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाओ। ऑब्वियस बात है, टेक्नोलॉजी को तो आप टेक्नोलॉजी से ही काटेंगे ना। लोहे को लोहा ही काटता है ना, क्या बोलते हैं, लोहे को लोहा काटता है कि जहर को जहर काटता है, क्या बोलते हैं, दोनों को सही है, दोनों ही सही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि, मतलब मुझे तो नहीं पता जहर को जहर कैसे काटता, लेकिन हाँ काटता होगा। अगला देख सकते हैं, अगला सवाल है 10वां सवाल। 10वां सवाल है, कीपिंग इन व्यू India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks, also discuss the defensive measures against these sophisticated attacks। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है जिसमें क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स के बारे में है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंटली जैसे MHA की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, तो ये भी एक तरीके का साइबर अटैक ही है। प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया, उससे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैसेज निकाल दिए गए, है ना। कि तो इस तरीके से ये सब अपने आप में एक फ्रॉड है, इनका एग्जाम्पल आप जरूर दीजिएगा। ये सारे साइबर अटैक्स ही हैं इस कंट्री में, और साइबर अटैक्स केवल इस फॉर्म पे नहीं हो सकते हैं। साइबर अटैक्स आपके आपका जो कम्युनिकेशन को थ्रेट करता है, कम्युनिकेशन पूरे कंट्री का जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें भी साइबर अटैक हो सकता है, मतलब कि पूरे के पूरे ग्रिड्स को बैठाया जा सकता है। इस तरीके से भी कई अटैक्स हो सकते हैं, जिसमें चाइना बहुत आगे है ना। चाइना ने बहुत ऐसे अटैक्स करने की कोशिश की, अपने वायरसेस को, अपने ट्रोजन्स को इस तरीके से वो इंस्टॉल प्लान करता है कि वो मतलब कि जब भी चाहे तो हमारे ग्रिड्स को, इन सबको बैठाने की ताकत रखे। तो ये कुछ कोशिश वो करता रहता है, ये सब चीज़ें हैं। अब कैसे इसको डिफेंस कर सकते हो, तो हमारा जो साइबर एजेंसीज हैं उनकी
की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का, जैसे सर्ट हमारे यहाँ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, सर्ट को वो करो, नेट ग्रिड जो हमारा बना है सब में सिक्योरिटी के जो वो चीज़ें हैं वो सब देखो, है ना। ये सारी चीज़ें लिखनी थी आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला सवाल है, डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया की रिकवरी वी शेप्ड नहीं बल्कि के शेप्ड हुई है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इंडिया की रिकवरी अगर देखी जाए तो इट इज नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी, रादर इट्स अ के शेप्ड रिकवरी, है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों ही लिखना है कि इकोनॉमिक सर्वे वी शेप्ड को बोलता है, हम के शेप्ड को क्यों बोल रहे हैं, दोनों ही आप लिख सकते हैं इसमें। मतलब वी शेप्ड का भी लिखेगा और लास्ट में थोड़ा के शेप्ड का भी मेंशन करिएगा कि कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं और कुछ सेक्टर बहुत कम। इसलिए जो ये इनइक्वालिटी वाली जो ग्रोथ हुई है ना, कुछ सेक्टर्स की ज्यादा कुछ सेक्टर्स की कम, ये जैसे शेयर मार्केट की तो बूम बीच में देखना कि मिला, शेयर मार्केट का बूम मिल रहा था लेकिन बाकी सेक्टर डाउन जा रहे थे, तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि ये भी रिकवरी कैसी रिकवरी है, के शेप्ड रिकवरी, क्योंकि सिर्फ शेयर मार्केट बढ़ रहा है बाकी सब चीजें घट रही हैं। तो ये रिसेंट जब आप एग्जाम्पल्स देते ना तो मजा आता, चेक करने वाले को भी मजा आता, उसको लगता कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है और आपको नंबर भी अच्छे देता हुआ है ना। तो ये अच्छा पेपर था। अभी तक हमने एक क्वेश्चन ऐसा 10 नंबर का देखा है जिसमें वाकई कंटेंट की कमी है, जिसको लिखने में थोड़ा हाथ पैर या सांस फूल सकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इजी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, इसमें रोड भी, रेलवेज भी, जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी, लॉजिस्टिक्स के अंदर आने वाली जितनी चीजें हैं वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, कोई भी बिल्डिंग्स हो, स्टोरेजेस हो, वेयर हाउसिंग हो, फैक्ट्रीज हो, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा। आप बैंकिंग हो, ये सारा आप लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पूछा, फूड सिक्योरिटी ने किस तरीके से हेल्प किया है, तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब पढ़ता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने बहुत हेल्प किया, ये भी सब जानते हैं। कितने किलो चावल कितने सस्ते दामों में दिए जा रहे हैं, कितने किलो गेहूं कितने सस्ते दामों में दिया जा रहा है, ये सारा यही सारा कुछ आपको लिखना था। अगला है, प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर जैसे जिन्होंने भी थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा वो तो कर लेंगे, या ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बहुत इजीली कर लेंगे इसको, है ना। जो भी थोड़े से इस चीज एनसीईआरटी भी अगर आपने पढ़ी हो तो आप कर लेंगे। वैसे जैसे इंडिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के प्रॉब्लम्स क्यों क्या है, क्योंकि हमारा जो लैंड होल्डिंग है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, हमारे यहाँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है, हमारे यहाँ जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं गाँव में वो अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ सीड क्वालिटी पुअर है, हमारे यहाँ सॉइल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बहुत हर जगह की, है ना। तो ये बहुत सारे रीजन है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हो पाता, वही सारा आपको मैंने इसमें लिखना था। फिर टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल लिखना था इसमें, जैसे ग्लास हाउसेज बनाए जाने लगे हैं तो टेम्परेचर को कंट्रोल करके आप फार्मिंग कर सकते हैं। सीड्स में आप जैसे बीटी, कॉटन और ये सब डेवलपमेंट होने लगा है, तो जो सीड्स की क्वालिटी है, ऐसे ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज बनने लगी हैं, किस तरीके से जो मतलब कि पेस्ट रेसिस्टेंट स्पीशीज बनने लगी हैं, है ना, हाइब्रिड वेराइटीज बनने लगी हैं। अभी भी हमने हार्बिसाइड टॉलरेंट स्पीशीज भी देखा जो बना था रिसेंटली। तो ये सारी चीज़ आप इसमें मेंशन करते, अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता था। अगला सवाल देखो, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा अच्छा और टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ पूछा है, तो इसमें आप जैसे, वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें आपको जीनोमिक्स वाला पार्ट आप लिख सकते थे, जो जीनोमिक्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, जीनोम सिक्वेंसिंग जो चेंज की जाती है ना, उसका बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है वो। फिर हमने जैसे ये अपने क्रिस्पार कैस और ये सब जो टेक्नोलॉजीज देखी जिसमें डीएनए के मदद से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मेंशन कर सकते थे जो ये स्पीशीज़ और इनका हाइब्रिड बनता है, ये भी एक तरीके से जेनेटिक रिसर्च ही, एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एक आयाम है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते थे। इसमें टफ पार्ट सेकंड था, अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो वो थोड़ा सोच के आपको कनेक्ट करना पड़ता। हाँ, एग्रीकल्चर में बहुत सारे आप यूसेज लिख सकते थे, वहां से पूरा सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के बारे में आप मेंशन कर सकते थे, जॉब्स क्रिएशन, ये सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, ओवरऑल ये बेहतरीन क्वेश्चनों में आएगा। अगला सवाल बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन में आएगा, बहुत ही ज़्यादा
कि ब्लू एलईडी ने किस तरीके से एवरीडे ह्यूमन लाइफ को चेंज किया है। एक्चुअली ब्लू एलईडी वही इन्वेंशन है जिस कारण से आप जो एलईडी बल्ब लगाते हो ना अपने घरों में, वो एनर्जी सेविंग हो गया, ये सारी चीज़ आप थोड़ा बहुत तो मेंशन कर देते हैं। मैंने बताया ना कि थोड़ा बहुत तो आप लिखने लायक कंटेंट था इसमें, लेकिन ये ओवरऑल एक टफ क्वेश्चन में ही आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन मान लो कि टफ क्वेश्चनों में है, तो 10 नंबर का उधर हटा लो और 10 नंबर का ही इसे टफ मानो, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो इतना सब लिखेंगे कि ये एलईडी बल्ब्स और ये सब घरों में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए, ये सारी चीज़ तो आप सब लिखोगे, है ना। बिल की कमी आएगी तो पैसा बचेगा, तो ये सब ने लिखा होगा। तो 5 नंबर उधर हटा दो, लेकिन 10-20 नंबर का पेपर यहाँ पे ऐसा आया, और ऊपर 5 नंबर ऊपर, तो 25 नंबर का पेपर अभी तक हमने ऐसा देख लिया है जो कि थोड़ा सा टफ पड़ेगा 25 नंबर का पेपर, ठीक है ना। बाकी ठीक है। अभी अगला सवाल है, COP26 में इंडिया ने क्या क्या कस्में खाई हैं। ये कस्में मैंने आपको कम से कम 5000 बार बताई होंगी। जो पंचामृत उन्होंने कसम खाई थी, 5 गोल्स बनाए थे कि 500 गीगावाट करेंगे, 1 बिलियन एक्स्ट्रा करेंगे, 45% तक कार्बन इंटेंसिटी को घटा देंगे, बहुत सारी कस्में खाई हैं। उनमें से ये सारी कस्में आपको याद दिलाना दें। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर पहला तो बहुत आसान पार्ट है, वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। जो 7.5 नंबर का दूसरा पार्ट है वो थोड़ा टफ पार्ट में आप मानिए, क्योंकि मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये अगर आपने जो मैंने आपको किताब बताई थी कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सेकेंड ARC में, नॉट इन सेकेंड ARC सॉरी, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक NDMA की बुकलेट आती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बुकलेट आती है, उसमें ये मेंशन्ड है। अगर आपने नहीं पढ़ा चलो कोई बात नहीं, 7.5 नंबर आप यहाँ मान लो कि थोड़ा कठिन है, तो मतलब कि 25 नंबर का वो और 7.5 नंबर ये 32.5 नंबर का पेपर ओवरऑल कहिए तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर्स में आएगा। 32.5 नंबर का टफ क्वेश्चन था, 32.5 मार्क्स, ठीक है ना। 19th क्वेश्चन देखें, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से हैं, जो टेररिज्म और ये सब चीज़ें आती हैं। एक्सटर्नल स्टेट में भी आपका टेररिज्म आ सकता है, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी आजकल होने लगा है। नॉन स्टेट में आप टेररिज्म जरूर लिखिए, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी होता है, कि जैसे पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और अब जो FCRA और ये सब अभी जो NGOs और ये चल रहे हैं ना, कई NGOs भी इसी का काम करते हैं, जो एक्सटर्नल स्टेट का ही काम करते हैं, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स का ही काम करते हैं वो, क्योंकि दूसरी NGOs रहती हैं, फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज और ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर, है ना, वीक कर रहे हैं हमारे इंडिया को। तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर का, इसको भी टफनेस में ही डालिए 5 से 7 नंबर, बाकी तो आप लिख लेते। तो 37.5 ओवरऑल नंबर ऐसे हैं जो कि टफ है, जिनको गेन करना थोड़ा टफ रहेगा। अब ये 37.5 नंबर ही खेल करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी, कॉजेज, लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेचर ऑफ द टेररिज्म, नेक्सस ऑफ द टेररिज्म। तो इसमें टेररिज्म का आप तो दो पॉइंट बना देते, लिख देते, कॉजेज में 2 पॉइंट लिख देते, लिंकेजेस में लिख देते, और थोड़ा सा बता देते कि कैसी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब कि क्या, कहाँ कितना मेजर इम्पैक्ट है, ये भी आप इंटेंसिटी में डाल सकते हैं। इंडिया के ऊपर कैसा इम्पैक्ट है, टेररिज्म से इम्पैक्टेड और कौन से वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये सारी आप लिख सकते थे इसमें, है ना। और कैसे आप इसको इरेडिकेट करेंगे, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना था, ऑब्वियस सी बात है। 7.5 नंबर का अकेला ये है, बाकी 7.5 नंबर में ऊपर के पहले पार्ट हैं। तो कैसे इरेडिकेट करेंगे टेररिज्म को, तो ये सारी चीज़, सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन चाहिए टेररिज्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेररिज्म की एक डेफिनेशन प्रॉपर बनाई जाए, क्योंकि इंडिया ने मैटर रेज किया है और आज तक कोई टेररिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनी है, जिसपे आज भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टेररिज्म है वो नहीं आ पाया है। दिस इज द ओनली रीजन वाई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टेररिज्म नहीं आ पाया, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। आई होप ओवरऑल द पेपर वाज गुड। 40 नंबर के करीब ऐसा था पेपर जो कि बहुत ज़्यादा टफ था, और मतलब अच्छा टफनेस लेवल था 40 नंबर तक। बाकी आप मान के चलिए 210 नंबर का पेपर आसान था। तो दैट इज़ इट फॉर दिस पेपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।